ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट से लेकर 10th जेपीएससी का पीवाईक्यू कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे बाकी को जेपीएससी का था, इंक्लूडिंग बैकलॉग, उसके बाद एसीएफ, एफआरओ, सीडीपीओ। ठीक है, तो हम सवाल करेंगे, आपको जवाब आएगा तो आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन से अगर कुछ और सीख सके तो। ठीक है, आप खुद देखिएगा कि बहुत सारा पीवाईक्यू, देखिए क्वेश्चन रिपीट न के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है ना, पता चला उस ऑप्शन को आप जान गए और उस ऑप्शन से क्या होता है, अगले साल का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आज का टारगेट यही है, हम लोग एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करते हैं, क्योंकि 19 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए हम पॉलिटी डील कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज आप लोग का होगा। ठीक है, टेंथ तक कर चुके थे ना। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। हिंदी में जो है उस सॉरी स्टार्टिंग खराब हो गया ना। चलिए हिंदी में उस साइड देखिएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे सिंपल ही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताए थे यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, 4 एंड 43 में क्या था, लाइवलीहुड। 45 में एजुकेशन एंड 46 में प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। देखिए 45 का बताए थे ना, 86 अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ हुआ था। सबसे पहले आर्टिकल 21A आया इन द फंडामेंटल राइट, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड डीपीएसपी में चेंज हुआ 45, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो लास्ट एलिमेंट 11th वो ऐड हुआ था। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट क्या किया, तीनों चीज़ को अफेक्ट किया, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लास्ट प्रोविजन। ठीक है, 76 द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन है उस किस कंट्री से इंस्पायर हुआ था, वो ना एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिस टाइप से हमारे यहाँ पे है, इसलिए ना इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव। देख कुछ कुछ चीज फैक्ट्स रहेगा, कुछ कुछ समझने वाला रहेगा, तो फैक्ट्स को बस माइंड में रखिए। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा द राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। हम लोग क्या पढ़े थे, 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर बनाएगा पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड कंकरेंट में दोनों। तो किस आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा स्टेट्स को एम्पावर कर सकता है कि तुम लॉ बनाओ। चलिए बताए थे लास्ट क्लास में, 2/3 मेजोरिटी नहीं बोले थे, 249। यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं किसी चीज को, कुछ कुछ तो कर सकते हैं। 243 किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। और एक 259 छोड़ दीजिए, अभी 250 देखिए, ये किससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है ये। 250 में क्या होता है ना, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल 250 याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250। ठीक है, 243 पता है ना क्या क्या है। 243 में पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, पार्ट क्या था, पंचायती राज का, म्यूनिसिपैलिटीज का
एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अगर इसका बात करें अमेंडमेंट का तो 73rd एंड 74th, एंड कोऑपरेटिव का 97th, याद रखिएगा, ठीक है। hmm. 78 क्या बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम लोग आर्टिकल 32 का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड आर्टिकल 226 को यूज़ करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी का वायलेशन होगा तो कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। ये कौन बोला है? आर्टिकल 37 बोला है। 36 क्या क्या है? स्टेट को डिफाइन किया गया, स्टेट को एक और जगह डिफाइन किया, कहाँ किया गया है? आर्टिकल 12 पार्ट 3 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37। 36 में डिफाइन किया स्टेट को, और 37 में बोल दिया कि ये सब प्रोविजंस इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। 38 में क्या था? 38 में वेलफेयर स्टेट का बात किया है, और 39 में क्या बोला है? सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड। आप जो बोल रहे हैं ना, 39 में आएगा, ठीक है। देखिए एक बात सुनिएगा कि एसीएफ एंड एफआरओ के आने के बाद ना पॉलिटी में एक तरीके से क्या बोलेंगे, बच्चों के अंदर डर आ गया। एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखे हैं? नहीं देखे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर एफआरओ एंड एसीएफ जैसा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन टफ होगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल पूछ दिया, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्या बोल रहा है? अंडर विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के अनुसार रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंश्योर्ड बाय इंसर्टिंग क्लॉज 4A इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इन इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। तो क्या किया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 16 में 4A को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो किस आर्टिकल से किया गया? सॉरी, अमेंडमेंट से 77 से, 77th अमेंडमेंट एक्ट से, 77th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। इसमें आप एक एलिमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए नेगेटिव है क्या जेपीसी में? नहीं है, आपको तो करना ही होगा। एटलीस्ट कुछ एलिमेंट कीजिए। लास्ट में देखिए तो 108 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 पॉसिबल है, तो एटलीस्ट एक हटा के अपना चांस बढ़ा लिए ना। चलिए ये तो लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होगा ना। बोल रहा है कौन सा कमेटी रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से? हम लोग पढ़े हैं ना, LM सिंघवी कमेटी, GVK राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सब किससे रिलेटेड है? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोकपाल एंड लोकायुक्त जो टर्म है कौन कॉइन की थी या किए थे? LM सिंघवी, याद रखिएगा, ठीक है। वो पॉबैड में आ जाएगा। अशोक मेहता क्या बोले थे? कितना टीयर होना चाहिए, ठीक है ना, 2 टीयर। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कौन किए थे? बलवंत राय मेहता बोलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आर्टिकल 19 पढ़े थे ना। बच्चे का नाम क्या था? सैम, और लिखते क्या हम लोग? AM, सैम्स प्रोफेशन। क्या था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सब किस में डील हुआ था? 19(1) का ABCDE अब बात कर रहा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ दिया गया है? 19 का 2 में। सवाल बोल रहा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 92 आर जस्टिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको कुछ भी बोलने का हक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या? रेस्ट्रिक्शन है ना। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन कहाँ डील किया गया? आर्टिकल 19(2)
क्लॉज 2 में। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, बताइए। इस पे एक चीज याद रखिएगा, सेडिशन नहीं आता है ना, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाने वाले पूछेगा तो सेडिशन नहीं आता इसके अंदर। क्या क्या आता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन। सेडिशन किस में आता है, आईपीसी का 124A बताए थे ना, आईपीसी का 124A। अभी आईपीसी है क्या, क्या है, बीएनएस। तो अभी किस में आ गया है, बीएनएस 152। ठीक है, बाई चांस पूछ दे अगर कि सेडिशन जो आर्टिकल 124A में था, सॉरी सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी था, अभी कहाँ पे है, 152 ऑफ द बीएनएस, 152 ऑफ द बीएनएस। आगे बढ़े, आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते दिखेगा, मतलब इसके बाद बैकलॉग में कुछ दिखेगा, बैकलॉग के बाद सीडीपी में दिखेगा, फिर एसीएफ में दिखेगा। 4 क्वेश्चन है ना, 2 भी सही कर लेंगे तो एडवांटेज ही है ना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्यों, झारखंड लागू हुआ है ना। क्या बोलेगा, विच कमिटीज रिपोर्ट पेव्ड द वे फॉर द पेसा एक्ट। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। कौन सा होगा, अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े एकदम, और बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बचपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब पंचायती राज से इंस्टीट्यूशन है, रिलेटेड है, तो क्या ऑड वन आउट दिख रहा है, भूरिया कमेटी। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए नहीं आना चाहिए लेकिन यही ऑप्शन दे देता और बोलता इनमें से कौन सा रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, 73rd एंड 74th एक्ट वाला, तो कौन हो जाता, ये एंड ये भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पंचायत लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादा रिलेटेड कौन है, बाकी 3। तो भूरिया कमेटी याद रखिएगा। ये तो आसान हो गया, खत्म। ठीक है, इतना ही पॉलिटी का था। अब पहुंच जाते हैं बैकलॉग वाला क्वेश्चन। पढ़िए कोई क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट एट द फोर्ट विलियम कलकत्ता वाज फाउंडेड बाय, किसके अनुसार, 1773, और कब बना, 74। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन या गलती से है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अभी ये हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। साइमन कमीशन ये जान जाइए, इसमें कितना, ये भी पॉलिटी क्वेश्चन नहीं है, 7 था। ठीक है, चलिए, स्टेट ऑफ उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट किस एक्ट के अनुसार बना, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या ही समझाए। ठीक है, तो उड़ीसा जो एक सेपरेट स्टेट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार बना। ठीक है, चलिए, ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी कौन बोले थे, नजीरुद्दीन अहमद। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी कौन बोले, नजीरुद्दीन अहमद। ठीक है, नजीरुद्दीन अहमद। क्यों बोले होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कुछ रोल था, उसको नहीं करते हुए वो टेंजेंशियली साइड हो रहे थे। ठीक है, उनका एम बदल रहा था, तो क्या कमेंट किया ये कि ड्रिफ्टिंग कमेटी, इट्स नॉट ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्टिंग कमेटी। अब क्या बोल रहा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 143। लास्ट क्लास में डिटेल में क्वेश्चन बनाए थे इस पर। ठीक है, चलिए, कहां से उठाया गया है, कनाडा। ठीक है, फैक्चुअल है, कनाडा। चलिए, चलो, ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगा ही,
लेकिन स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, जो संविधान को अमेंड करते हैं, बेसिकली तीन तरीका होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा क्या होता है स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो क्या बोल रहा है इनमें से किस प्रोविजन में कि स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगा लेकिन स्टेट्स का राय नहीं मांगेगा। ठीक है, याद रखिएगा स्टेट का राय कब मांगा जाएगा, जब स्टेट का इंटरेस्ट हैम्पर होगा, मतलब फेडरलिज्म हैम्पर होगा। तो अगर उसके अनुसार देखा जाए तो पहला क्या हो रहा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टरल कॉलेज होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और भी है। तो असेंबली का इंक्लूजन हुआ, तो इसमें चाहिए होगा क्या, स्टेट का रेटिफिकेशन। 7th शेड्यूल क्या बोलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट चल जाएगा ना, तो इसीलिए क्या होगा, इस पे भी स्टेट का चाहिए होगा। और यहाँ तो लिखा ही हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे चाहिए होगा। कहाँ नहीं चाहिए होगा, फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 368, इसमें अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है, और पार्ट क्या है इसका, 20 है ना, 10 क्या था, तो 15 क्या था, 10 में ट्राइबल से रिलेटेड था ना, या रिवीजन कीजिए, सिंपल सा चीज में गलती हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी बाय द पार्लियामेंट डालेंगे, काम खत्म। चलिए, हाँ ये बोल रहा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। किस अमेंडमेंट से सिक्किम को भारत का स्टेट बना दिया गया, 36। ठीक है, 36 अमेंडमेंट से क्या बना दिया गया, फुल स्टेट। क्या 35 रिलेटेड है सिक्किम से, कैसे, पहले एसोसिएट स्टेटस बनाया गया था, तो 35th अमेंडमेंट एक्ट से क्या बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट। ठीक है, लेकिन 36 में क्या हो गया, फुल फ्लेज स्टेट बन गया। ठीक है, चलिए बताइए तो 24 में क्या था, क्यों जानते हैं 24 को हम लोग, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 होना चाहिए, 71, बोलिए किसका। चलिए इस पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास अमेंडमेंट का जब एसेंट के लिए आता है ना, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, एसेंट देना ही होता है। बाकी केस में क्या था, या तो एसेंट दीजिए या नहीं दीजिए, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजिए, या पॉकेट वीटो यूज कीजिए। यहाँ पे क्या है, जैसे मनी बिल में क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के लिए एसेंट दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन दे देते हैं। क्यों, क्योंकि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं लगेंगे, हम खुद परमिशन दिए हैं और खुद ही मना कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट वाला जो बिल होता है ना, आर्टिकल 368 के अनुसार, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है, क्या, कि आपको एसेंट देना ही होगा। ये कब इंक्लूड हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब बात करेंगे 25, तो 25 से क्या है, 25 में याद रखिएगा ना कि राइट टू प्रॉपर्टी का कर्टेलमेंट शुरू हुआ था। कब खत्म हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट एक्ट से खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन पहला जो इसको करटेल करना जो चालू किया गया था ना, वो 25 से शुरू हुआ था। ठीक है, 25 से शुरू क्या हुआ था, करटेलमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या आ गया था, हटा दिया गया था। आगे बढ़े, एक और चीज, अभी हम लोग सिक्किम वाला पढ़े ना, चलो सिक्किम वाला पढ़े तो वहां याद रखिएगा कि कौन सा एक आर्टिकल आया था, 371F सिक्किम वाले में। ठीक है, 371F याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम वाला जो क्वेश्चन था 371F, आगे बढ़े। देखिए
कुछ दिन से देखिए, पंचायती राज से क्वेश्चन आने का तो 100% चांस है ना, 2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा चांस है इस टाइप से पूछेगा। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है? ऑडिट ऑफ अकाउंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट। आई का क्या बोले थे? आई में ऐसे लगा तो क्या बन जाएगा? एफ, तो फाइनेंस कमीशन हो जाएगा इनका, फाइनेंस, ठीक है। अभी जे छोड़ दीजिए, के को क्या बोले थे? थोड़ा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? ई, तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से रिलेटेड। अब देखिए बच गया जे एंड एल। हम इसका बताए थे कि 243 जे एंड जेड दोनों सेम लग रहा है, जे एंड जेड जिसको जी बोलते हैं। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? ऑडिट ऑफ अकाउंट। जे किससे रिलेटेड है? पंचायत। एंड जी किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटीज। याद रखिएगा, जे एंड जी या जेड बोलिए, जो बोला बोलिए, ठीक है। चलिए, और एल किससे रिलेटेड है? याद है बोले थे लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट आउट, यूटीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज लेफ्ट आउट, तो यूटी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। 243 जे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि इनमें से कौन सा कमेटी बोला कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए? जस्ट बात की हम लोग, कौन सा जाएगा? अशोक मेहता। चलिए, बाकी तो आप जानते हैं ये गदगिल कमेटी किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग रिलेटेड। कहीं लिख लीजिए, गदगिल कमेटी प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है, प्लानिंग, गदगिल कमेटी प्लानिंग। एकदम रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। आगे बढ़े, अब पहुंच जाते हैं सीडीपीओ में। अभी जो मोस्ट रिसेंटली एग्जाम हुआ है किसका हुआ? सीडीपीओ का हुआ है, एफआरओ का हुआ है और एसीएफ का हुआ है, ठीक है। ये तो एकदम जो क्या बोलते हैं, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है ना कि लो रख लो। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप? अगर आपको याद नहीं है तो इतना तो याद होता ही है, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 किससे? डीपीएसपी बताया है, 1 2 3 4, पार्ट 4। एंड ये क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 3 में आर्टिकल कहां से कहां है? आर्टिकल 12 से 35। डीपीएसपी में 36 to 51। ये 51 से बहुत क्वेश्चन आता है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो जाएगा? 51 का ए। अगर भूले तो याद रखिएगा, देखिए ये भी तो बेसिकली 1 and 5 ही है ना, तो ये होता है पार्ट, मतलब 4A है, लेकिन देखने में क्या है? 1 and 5A है, तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 51A। तो क्या बच गया आंसर? 2। बोले थे ना याद करने के लिए, सिटीजनशिप मतलब क्या? तू कहां से हो, तो 2 से याद रखिएगा। चलिए, शेड्यूल 2 में क्या बताइए? तो सैलरी किसमें है? बोले थे ना कि 2 कौड़ी का 2 से याद रखने के लिए। चलिए अब बोल रहा है 79, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? इसका तो एक आंख बंद करके कर देंगे, क्या होगा? कौन किया था? हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस कॉन्सेप्ट को कौन लाया था? लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए पूछ दिया किस कंट्री से लाया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स। अगर बोल दे कौन सा जज? पीएन भगवती, ठीक है, याद रहेगा। अगर बोला जाए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्सेप्ट को कौन लाया था? जुडिशियरी। जुडिशियरी में भी कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर बोला जाए किस कंट्री से इंस्पायर हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बोला जाए कि कौन किया था? पीएन भगवती, ठीक है। चलिए, अब अगर सवाल कर दें कि पीआईएल कहां कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दोनों जगह? दोनों जगह। क्यों? क्योंकि पीआईएल्स आर नथिंग बट
रिट्स, रिट उसके अंदर आता है, ठीक है। और रिट कौन इशू कर सकता है? दोनों, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट। इसीलिए PIL दोनों जगह फाइल होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अनुसार टेरिटोरी ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? ठीक है, टेरिटोरी ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? वहां देखिएगा, मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी थोड़ा उच्चारण मेरा गलत भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? चलिए, क्या बोल रहा है कि हम लोग टेरिटोरी ऑफ इंडिया किसको इसको बोलेंगे? जो स्टेट्स अभी हमको तो बोलेंगे ही, यूटीज को बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और बाद में जिनको एक्वायर करेंगे उनको ही बोलेंगे। समझे बात को? मान लीजिए कहीं मन किया, ऐसा होगा नहीं कि श्रीलंका को इंडिया में ले आता है, तो वो भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इतना तो पता है ना कि स्टेट एंड यूटी है, तो ये दोनों तो किसी हालत में नहीं होने वाला आंसर, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो 50% चांस बढ़ा लिया अपना ना। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि कौन सा वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में ऐड हुआ था? क्या बोले थे कि प्रियम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या बोलते हैं? सिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिस्टर का SIS याद रखिएगा। पहला S इज फॉर सोशलिस्ट, दूसरा S इज फॉर सेक्युलर। आई है यहाँ पे कहीं नहीं है, ये आई क्या था? इंटेग्रिटी। तो आंसर आप कर लेंगे। क्या ऐड हुआ था? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो कौन सा हो जाएगा? 2 and 4, 2 and 4। चलिए, कांग्रेस सिस्टम, ये टर्म को कौन लाया था? हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस सिस्टम? याद रखिएगा, रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी। हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस प्रणाली, इसको कौन लाए थे? रजनी कोठारी, रजनी कोठारी, रजनी कोठारी, ठीक है। 1 2 3 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या बोल रहा है ना कि इन तीनों में से कौन DPSP का पार्ट है? ठीक है, DPSP में कौन कौन सा आ जाता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बोलिए, तीसरा नहीं आएगा? देखिए, ये आ जाता है आर्टिकल 39 में, ठीक है। बेसिकली बात किया है तो 39 का D में आता है, ठीक है। राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस आर्टिकल 41 में आएगा, ठीक है, 41 में, हाँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? तीनों का तीनों DPSP का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए 84 ट्राई कीजिए। तो जो सबसे लॉजिकल रहेगा वही बताइएगा, है ना। एक और चीज बताएंगे, सोचिए सोचिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या देख रहे हैं? तो आपका राज्यसभा तो इसे खत्म हो गया ना, हटा दिए, ठीक है। ये भी कहां से? राज्यसभा। अब बच गया क्या? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा और एनी सच मेंबर ऑफ द लोकसभा एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट फॉर द का सी होगा आंसर, ठीक है। एक और चीज बताते हैं, कभी भी क्वेश्चन देखेंगे ना कि 3 ऑप्शन में कम वर्ड है और 1 ऑप्शन में ज्यादा वर्ड है, तो कौन सा आंसर होता है? होता है इस टाइप से, ठीक है। अगर देखिए, जेपीएससी में नेगेटिव है क्या? नहीं है। आपको अगर नहीं भी आता हो तो एक तो करना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या होता है?
जो 3 छोटा रहता है वो कम चांस रहता है, और जिसमें ज़्यादा वोट दिया रहता है वो आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो बोलिए बोलिए, मोना बोलो, बढ़िया से पढ़ो। कीवर्ड क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता अलग हो जाएगा। और संथनम कमेटी किससे रिलेटेड है? बोलो। ये होता है करप्शन से रिलेटेड। ठीक है, सीवीसी का जो इवोल्यूशन बोल सकते हैं ना, इससे रिलेटेड है। देखो यहां पे कीवर्ड ये था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। अगर देखा जाए तो ना, तो हम लोग का बलवंत राय मेहता माइंड में क्यों आता है कि पहली बार कौन बोला था, तो लोग यहां गड़बड़ कर देते हैं और इसको पहला ऑप्शन भी दिया है। तो अशोक मेहता कमेटी पहली बार बोले थे ना कि संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अशोक मेहता कमेटी पहली बार बोले थे, और संथनम कमेटी क्या, करप्शन से रिलेटेड थे। बताए थे शाह कमेटी किससे रिलेटेड था? इमरजेंसी से। ठीक है, शाह कमेटी इमरजेंसी से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द प्रोसीड्योर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल क्या है इसका? 61। ठीक है, कैसे याद किए थे हम लोग? 61 को कैसे पढ़ते हैं? एक सठ, मतलब एक साथ। तो प्रेसिडेंट जैसे अथॉरिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? एक साथ आना पड़ता है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? 61। ये कैसा तरीका है? क्वासी जुडिशियल तरीका है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल जिसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, ये तो सब कर देंगे, नहीं करेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था, तो किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? स्वर्ण सिंह। ठीक है, किससे? स्वर्ण सिंह कमेटी। अब इसको जस्ट क्या देखें हम लोग, किससे रिलेटेड था ये? करप्शन। ठीक है, और शाह कमीशन किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी रॉन्ग डूइंग। ठीक है, मतलब कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी क्या की थी? इमरजेंसी का मिसयूज की थी, है ना? तो क्या सच में मिसयूज की थी? इसको एग्जामिन करने के लिए कौन सा कमेटी लाया गया था? शाह कमेटी। इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन इस बार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ था इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए सीडीपी और सेटर खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? एसीएफ एंड एफआरओ। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? 51। चलिए कम से कम इसका बता दीजिए, आंसर उसका 51 होगा। 50 क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। 41 क्या हो जाएगा? जस्ट पढ़े थे ना वर्क वाला। और 49 क्या हो जाएगा? मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइएगा। राज्यसभा है ना, क्यों? क्योंकि किसके चेयरमैन है? राज्यसभा के। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द
राज्यसभा अलोन, ठीक है। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है, क्या होता है, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन इनिशिएट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। ठीक है, अभी हम लोग सीडीपीओ खत्म किए ना, सीडीपीओ में एक आर्टिकल अभी जस्ट किए थे, क्या किए थे, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में। तो सीडीपीओ पढ़ के कोई जाता अगर और ये एसीएफ का क्वेश्चन बना रहा होता और ये क्वेश्चन दिखता, देखिए क्या है आपका ऊपर, ठीक है, यहां पढ़िए आर्टिकल 66 क्या बोल रहा है, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। किस पे किया गया था, आर्टिकल 61 में। ये सब बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवी के सुंदरम, केवी के सुंदरम, केवी के सुंदरम। ये सब क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। जैसे क्या करेगा, मान लीजिए 4 नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से अभी तो कोई वाइस प्रेसिडेंट कौन ले रहा है, ये कैसे याद कीजिएगा। इसका बेस्ट उपाय क्या होता है, टिक करके आ जाइएगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। टाइम है तो याद कर लीजिए। अगर हम बात करते याद करने का, तो क्या क्या याद कर सकते हैं, कौन कौन अभी तक स्पीकर रहे हैं, कौन कौन अभी तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर क्लास में बोले थे कौन कौन अभी तक प्रेसिडेंट का रोल अदा किया है, ठीक है। चलिए, कौन सा स्टेट, द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, बोलिए। आपका माइंड बोल रहा होगा कि यूपी होगा, क्यों, बहुत बड़ा स्टेट है। लेकिन आर्टिकल 244(1) में जाएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश का आंसर है, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये आर्टिकल 2441 में नहीं बोला है, ठीक है, हाँ उसको पढ़िएगा। इसमें क्या है, 10 स्टेट्स है ना, 5th शेड्यूल वाला बात कर रहा है। चलिए इसको ट्राई कीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट पढ़े हम लोग। हाँ डी ना, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑडिट वाला देख रहा है जे और जेड में, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये डी हो गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सीट्स बताए थे, सीट्स को चेयर बना दीजिए, 4 पैर होता है, ए बी सी डी। बी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और सी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन। के को नहीं हम लोग ऐसे करके ई बना दिए, तो इलेक्शंस हो गया, और जे क्या हो जाता है, ऑडिट। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों कि पूरा याद रखना पड़ता है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है जेपीएससी, खासकर एसीएफ और एफआरओ में, तो क्या कर रहा है, बंच गुच्छे में उठा रहा है, वो क्या कर रहा है, यूट्यूब बेयर एक्ट ले रहा है और सीक्वेंस में उठा रहा है, 4-5 क्वेश्चन बना दे रहा है। तो इसका अगर बात किया, ट्राई कीजिए, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले एक्टिंग सीजेआई, उसके बाद एक्टिंग एंड एडॉक जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिटायर्ड। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 224A, है ना। पहले क्या बात किया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद किसका बात किया, जजेस के बारे में, एक्टिंग एंड एडॉक जजेस के बारे में बात किया, और उसके बाद किसका बात किया, रिटायर्ड का। 233 डिस्ट्रिक्ट जजेस से रिलेटेड होगा। चलिए, देख के टफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत टफ। थोड़ा पीछे चल जाइए, 36 अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आर्टिकल बताए थे, 371 एफ था। देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं है, सिक्किम था ना वो, यहाँ पे क्या है, तो समझ रहे हैं कि देख के कितना टफ लग रहा है, लेकिन जो पीआईक्यू किया होगा सीधा इसको करेगा, आंसर कर देगा।
ठीक है। लिखिए तो हम जो बोल रहे हैं ऐसे लिखिएगा, या तो इस टाइप से या फिर इस टाइप से। आर्टिकल 370 ऐसे लिखिए, चलिए आर्टिकल 370, 371, 371A, 371B, 371D, F तक लिखिएगा, ठीक है। ABCDEF तक लिखिएगा, ठीक है। कुछ कॉपी लाए थे क्या? नहीं। ठीक है, चलिए समझिए क्या बोल रहा है ना। आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371A, B, C, D, E, F तक लिखिएगा, ठीक है। G भी लिखिए, चलिए H भी लिखिए, I भी लिखिए, J भी लिखिए। J तक लिखे। अब ट्राई करते याद करने का। सबसे पहले B में क्या है? असम है। आंसर तो उठा लीजिए, B में क्या असम है, तो B में लिखिए विद रिस्पेक्ट टू असम, ASSAM, डायरेक्ट सिर्फ असम लिख लीजिए। C में क्या है? मणिपुर, C में मणिपुर। E में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, लिखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। देखिए ये टफ क्वेश्चन, अगर आ जाएगा तो जो नहीं पढ़ा होगा वो कर ही नहीं सकता किसी हालत में, है ना। चलिए क्या क्या बच गया? आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड था? जम्मू एंड कश्मीर, लिखिए 370 जम्मू एंड कश्मीर, 371 गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ए में लिखिए नागालैंड, ए में नागालैंड। बी में क्या है? असम हो गया। सी में क्या हो जाएगा? मणिपुर। डी में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, डी में आंध्र प्रदेश। एफ में क्या हो जाएगा? सिक्किम, एफ में सिक्किम। जी में क्या होगा? मिजोरम, जी में मिजोरम। एच में क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। आई में क्या होगा? गोवा। एंड जे में कर्नाटका, जे में कर्नाटका। देखिए हमको तो याद है, लेकिन आप याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए 370 से जम्मू एंड कश्मीर याद रख सकते हैं। उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र वाला 371। ए में क्या हो जाएगा? नागा, NAGA याद रखिए, बहुत सारा ए है कि नहीं है, उसे ए याद रखिएगा। बी में क्या? असम। स्पीकर में क्या होता है? ऐसे कर दीजिए, याद रहेगा। बेस जो गाना जो है उसे याद रखिएगा, बी से, ठीक है, जिसको कभी कभी हम लोग बास भी बोलते हैं, बास होता नहीं है तो लिख लीजिए कहीं साइड में, बास लिख लीजिए, ठीक है, या बेस लिख लीजिए, BASS, ठीक है। सी में क्या है? मणिपुर। सी से करेंसी याद रखिए, और मनी का मनी हो गया, ठीक है। सी से करेंसी याद रखिए, उसको मनी कर दीजिएगा। फिर डी से अंधा है ना, याद रखिएगा। डी और ई दोनों किससे रिलेटेड है? अंधा। हमेशा हम लोग पढ़ते तो आंध्र प्रदेश को अंधा बोलते थे ना, तो डी और अंधा को डंडा कर दीजिए, याद हो जाएगा। आप देखिए, आप जब OMR फिल करते हैं, OMR फिल करते हैं तो वहां पे कैसे याद किए थे नहीं पूछता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? डी को क्या कर देंगे? डी और आंध्र प्रदेश को डंडा या अंधा, जो बोलना बोल दीजिए। क्या चाहिए? चाबी चाहिए? देखिएगा, न ब्रेक है, न हॉर्न है, न कुछ है, ठीक है। और किक मार के शुरू करना पड़ेगा। चलिए, नहीं ब्रेक है, ब्रेक है।
कहाँ से हम लोग, डी याद हो जाएगा, डी और ई सेम है। एफ क्या हो जाएगा, सिक्किम। एफ से फीवर कर दीजिए, फीवर होने से क्या होते हैं हम लोग, सिक होते हैं। लिखिए चलिए, एफ से फीवर, उससे रिलेट कर दीजिए सिक से, ठीक है, ऐसा ही सीखे। फिर क्या बच गया, जी। जी से क्या है, मिजोरम। इसका क्या होना चाहिए, सोचिए, जी एम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर क्या बच गया, एच से अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब क्या होता है, हाँ, सूर्य को बोलते हैं ना। तो ऐसे बस एक डायग्राम याद रखिएगा ना, हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे, ऐसे हिल बनाते थे और एक सूर्य निकलता था ना, तो एच से हिल कर दीजिएगा और ये अरुण याद रखिएगा, ठीक है। एच इज फॉर हिल से अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या बच गया, आई। आई से गोवा है ना, आई एम गोइंग, लिखिए, आई एम गोइंग, उससे गोवा याद रहेगा। फिर जे एंड कर्नाटका, जे एंड कर, जोकर, ठीक है, लिख लीजिए जोकर, जोकर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आपसे पूछेंगे कुछ देर बाद, आप सारा आंसर सही से दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा है बोल रहा है, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर, फिशरीज और पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है। इंश्योरेंस किस में आता है, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में आता है, ये हो गया स्टेट लिस्ट। और इंश्योरेंस वाला किस में आ जाएगा, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 61 देखें हम लोग ना, क्या है, प्रेसिडेंट को निकालने का, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कितने बार इम्पीच हुए अभी तक, एक बार भी नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाए हम लोग, यूएस से उठाए, ठीक है। कहां से उठाए, यूएस से। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको खुद ट्राई कीजिए। ये बात कर रहा म्यूनसिपैलिटीज का, ठीक है। अभी जो क्लास में बताए हैं 2 बार, उसका आंसर ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बोले थे कि जे और ये जेड दोनों किससे रिलेटेड है, एक पंचायती राज का ऑडिट और एक म्यूनसिपैलिटी का ऑडिट। यहाँ पे जेड है कि जेड ए है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये और ये सही है और ये गलत, हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो पीआईक्यू का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि कुछ ना कुछ आप यूज करके हटा सकते हैं। ये भी इजी है, ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे ठगने के लिए क्या किया गया है ना, रिलीजन का बात किया और आर्टिकल 15 लिख दिया। कि रिलीजन कहाँ जाता है, माइंड सीधा 25 से लेकर 28 जाता है। कि कंफर्म करने के लिए क्या बोल दिया, आर्टिकल 15। कौन सा हो जाएगा इसका, इक्वालिटी आएगा। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 क्या होता है, इक्वालिटी। कल्चरल एंड एजुकेशनल किस में आ जाता है, एक तरीके से 29 to 30। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 एंड एक्सप्लोटेशन का 23 एंड 24, है ना। कराए थे वाला ना। चलिए इसका बताइए, इनमें से कौन सा गलत है, नॉट करेक्टली मैच। 53, 54, 55, 63, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में किए, याद है 163 लास्ट क्लास में किए थे। ये 155 दिख रहा है ना, ये पता क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, रिमूवल नहीं है, क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिख लीजिए। 155 किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। बाकी ये सभी लिख लीजिए, बाकी ऑप्शन सब 53, 54 और 63। 53 क्या है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। 54 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स, राज्य की कार्यकारी शक्ति। 55 क्या है? अपॉइंटमेंट है, रिमूवल नहीं है, ठीक है। 55 क्या है? अपॉइंटमेंट है, नॉट रिमूवल। और 63 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ठीक है। अभी क्लास है क्या आप लोग का? कितने बजे से है? 12:30 बहुत टाइम है। चलिए, अभी जस्ट क्या पढ़े हम लोग कि कहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए, कॉपी किए प्रेसिडेंट का रिमूवल। क्या था आंसर? यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात कर रहा है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा। ये कहाँ से उठाए? ट्राई कीजिए, ऐसे वेस्ट मारिए ना, नेगेटिव नहीं ना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे चलिए। दोनों लिखिएगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। क्वेश्चन देख के ये नहीं मानना कि जा मेरे को नहीं आता है, पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौताओं को लागू करने के लिए कानून बना सके, भले ही विषय राज्य सूची में होता। मतलब हम लोग क्या पढ़े, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। सेंटर मतलब पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन का बनाएगा, यूनियन का। स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में दोनों बना सकता है, लेकिन अगर सेंटर ही बना दिया तो स्टेट का डाउन हो जाता है। रेसिडरी पावर किसके पास जाता है? सेंटर के पास। तो अब इसके अनुसार बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एटसेट्रा को लागू करवाने के लिए कौन सा आर्टिकल से स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है। तो पहले क्या देखे हम लोग, जा नहीं आता हम लोग को, लेकिन हम लोग क्या देखे अभी 155 क्या पढ़े थे? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो इसको हटा देंगे। 365 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल में याद है 356 में होता था और 365 के कारण लगता था, तो ये भी हट गया। तो एटलीस्ट आप अपना चांस बढ़ा लिया ना, पहले 25-25 था, अब कितना हो गया? चलिए अब तुक्का मारिए, और कुछ तुक्का मारिए। इसका 53 होगा, ठीक है, ठीक है 53 लिखिए। चलिए सिंपल लिखिए ना, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253। ठीक है, एक और चीज बताते हैं कि जब भी पूरा तुक्का मारना रहे ना और आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो अपना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक चीज बोल रहा होगा ना, तो जब बोल रहा तो हो सकता है गलत बोलेगा। तो जब एब्सोल्यूट तुक्का मार रहे होंगे ना तो पूरा किस्मत पे छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बिना पढ़ के। ठीक है, पहले सर्कल कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, चलिए वैसे मत कीजिएगा। चलिए एक और चीज़ क्या होता है कि जैसे आप लोग सर्कल करते हैं तो बहुत कोई क्या करता है ना, पहले 100 क्वेश्चन बना लेता है, फिर 100 सर्कल करता है। तो एक मेरे जान पहचान के थे, वो सर्कल करना चालू किए, 99 इधर और इधर 100 सर्कल हो गया। नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस गलत हो गया ना। तो प्रैक्टिस कीजिएगा 10-10 करके, पहले 10 कीजिए फिर सर्कल कीजिए, 5 भी कर सकते हैं। हाँ, 256 में क्या है, इसमें ये समझिए ना, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट को ना एक तरीके से बोल सकते हैं सेंटर के डायरेक्शन के अनुसार सर्टेन डिग्री में चलना होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, बस इतना लिख लीजिए। चलिए, हु कॉल्ड इंडियन विलेज पंचायत एज लिटिल रिपब्लिक्स, छोटे गणराज्य।
ठीक है, छोटे गणराज्य लिटिल रिपब्लिक्स कौन बोले थे? चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाल्फ। लिटिल रिपब्लिक्स कौन बोले थे? चार्ल्स मेटकाल्फ। चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, और कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4। चलिए, इसके बाद हम लोग FRO करेंगे, हमारा PYQ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो PYQ का मतलब समझ रहे हो ना कि PYQ में सिर्फ आंसर नहीं देखा जाता है, बाकी 3 गलत क्यों है ये भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे यहाँ पे बाकी 3 गलत यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, ये तो फैक्ट है ना। चलिए, क्या बोल रहा है? द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो शक्ति है कि सेंटर और स्टेट्स का जो लड़ाई होता है, ये पढ़े आप लोग ना, बताए थे ना कि जब सेंटर और स्टेट्स लड़ेंगे, सेंटर और एक स्टेट लड़ेगा, सेंटर और बहुत सारा स्टेट्स, या स्टेट वर्सेस स्टेट, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट, और कोई नहीं। इसीलिए इसको ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 131। ठीक है, 131, आर्टिकल नंबर 131। कैसे याद करवाए थे कि सुप्रीम कोर्ट रोक दिया कि कोई नहीं आ सकता है, तो कैसे रोका था? इस टाइप से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 131, तो ये किसी में आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब अगर बात करें एडवाइजरी का, तो लास्ट क्लास में बताए थे, कुछ देर पहले ही पढ़े हम लोग, 143 नहीं हो जाएगा? फिर अपीलेट का क्या हो जाएगा? इसका लंबा चौड़ा है, पहले 132, फिर 133, फिर 134, फिर 134A। ठीक है, 132 में क्या? सर्टेन मैटर्स ऑफ द हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 133 एंड 134 क्या था? सिविल एंड क्रिमिनल था। एंड 134A क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि इसका अपील लाई करता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो सर्टिफिकेट कहाँ पे होता है? आर्टिकल 134A। कहीं लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, मतलब इलेक्शन करने के समय तो रहते हैं लेकिन उनको निकालने में पार्ट नहीं लेते हैं, ऐसा कौन है? ट्राई कीजिए तो, कि इलेक्टोरल कॉलेज में तो है, इलेक्शन के दौरान उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन रिमूवल के दौरान उनसे नहीं पूछा जाता है। बोलिए, ऑप्शन बोलिए, ABCD में से। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, C को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, आंसर इसका D होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, जो पार्ट लेंगे, क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। उसके बाद और कौन होते हैं? अगर मान लीजिए यूटी है, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी का, कहीं भी काउंसिल नहीं आता, तो ये इलेक्शन में ही नहीं है, तो रिजेक्शन में कहां से आएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये तो पिछले बार भी किए थे, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, एंटी डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल? 10th अमेंडमेंट क्या था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए बताइए, सेकेंड शेड्यूल में क्या था? सैलरी वाला। ठीक है, हाँ, सैलरी वाला। 5th में क्या है? शेड्यूल एरिया वाला। 8th में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये तो गिफ्ट है,
बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बहुत बढ़िया। इसका क्या होगा 25 to 28, 29 and 30 तो कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का बात किया हुआ है ना। चलिए, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सॉरी ये गलत है, ठीक है। क्यों? 25 से लेके चलिए ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिए। राइट टू इक्वालिटी कितना है? 5 आर्टिकल्स है, कौन कौन सा होगा? 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। ऐसा क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे चले जाते हैं। चलिए ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? पीआईक्यू किए थे ना, बताइए। रिटायर्ड पहले क्या था बताइए? एक्टिंग सीजीआई, फिर क्या था? जजेस, उसके बाद रिटायर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। पहले क्या था? सीजीआई का बात किया, उसके बाद किसका बात किया? बाकी जजेस का, फिर किसका बात किया? रिटायर्ड। 130 क्या आएगा? सीट ऑफ एससी, ठीक है, सीट ऑफ एससी, सीट ऑफ एससी। 129 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 129 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, बोलिए। हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट का 215 हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, हाई कोर्ट का 215 होता है। 130 में क्या होगा? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये तो एकदम पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। क्या बोला कि फ्रॉम विच ईयर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बीइंग टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट लाइव। इसका सिंपल आंसर है दिसंबर 1994, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, दिसंबर 1994, दिसंबर 1994, दिसंबर 1994। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, दिसंबर 1994, दिसंबर 1994, दिसंबर 1994, ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 370 से लेके 371 जे तक पढ़े थे। एकदम जो वियर्ड ट्रिक्स था उसको फॉलो कीजिएगा। 371 एफ में क्या था? एफ इज फॉर फीवर, फीवर सिक्किम। जी में क्या था? जी गुड मॉर्निंग मिजोरम। सी फॉर करेंसी, मणिपुर। डी में क्या था? आंध्र प्रदेश, और ई में भी यूनिवर्सिटी वाला। बी क्या था? आसाम, बेस बना दिए थे। ए क्या था? नागालैंड। क्या बच गया? आई फॉर गोवा हो गया। जे हो गया कर्नाटका जोकर। और 370 में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। एंड 371 में गुजरात एंड महाराष्ट्र, वो सौराष्ट्र रीजन वाले के लिए था वो। चलिए, इस पे कुछ कुछ फैक्ट कलेक्ट किए हम, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो ये नहीं पूछेगा, तो कुछ लिखिए तो चलिए। LSTV, लोकसभा टीवी, लोकसभा टीवी पहली बार कब आया था? 24 जुलाई 2006, 24 जुलाई 2006। तो लोकसभा टीवी कब आया? 24 जुलाई 2006। इसको देखते हुए राज्यसभा टीवी कब आया? 2011।
देखिए ये सब मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। अगर ये सब मेरे को याद रहे तो इसका मतलब कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कि क्यों ही याद किया, ठीक है। हाँ, तो लोकसभा टीवी कब आया? जुलाई 2006। राज्यसभा टीवी 2011। एक और चीज लिख लीजिए कि लोकसभा टीवी का जो ब्रेन चाइल्ड था ना, किसके दिमाग का उपज था? लिखिए, सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। अब क्या हुआ, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मिला के संसद टीवी आना चालू हो गया। वो आया 2021 से, सितंबर 2021। सितंबर 2021। सितंबर 2021, ठीक है। तो लोकसभा टीवी कब आया? 2006 में आया, जुलाई 2006। उसको देखा, देखिए राज्यसभा टीवी 2011। लोकसभा टीवी किसके दिमाग का उपज था? सोमनाथ चटर्जी। और संसद टीवी कब आना चालू हुआ? 21 से, सितंबर 2021 से, ठीक है। चलिए, ये भी पूरा फैक्चुअल है। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? इसका आंसर ये है, ठीक है, अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? कौन चुने गए थे? अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। ठीक है, स्पीकर था, हमको लगा वो ये डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। चलिए, अगर आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में 2 बार ये क्वेश्चन आया था कि एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ जो काउंसिल वाला था, आर्टिकल क्या था, याद कीजिए तो। ये कल ही किए हम लोग, लास्ट क्लास किए हैं। 69 बोले ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखिएगा। 169 हो गया, आर्टिकल 249 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास किए थे 169, ठीक है, 169। हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंटर को रेप्लिकेट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा सेंटर में है, उसी टाइप से स्टेट में क्या है? असेंबली और काउंसिल, है ना। लेकिन क्या हर एक स्टेट में है काउंसिल? कितने स्टेट में है? 6। क्या बोले थे? तुम कब बनाओगे? तुम कब, TUMKAB। टी इज फॉर तमिलनाडु, तेलंगाना। U इज फॉर, M इज फॉर, बाकी KAB कर लीजिएगा तो क्या याद रखिएगा? तुम कब। ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मेरे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ एडवाइस लाता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट किसके अनुसार काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार, तो मेरे को काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, एक अमेंडमेंट के बाद में मेरे को ये राइट दिया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार उसको फिर से भेज सकता है कि एक बार देख लो। अब मान लीजिए कि वो लोग या तो देखा, वो एज इट इज़ मेरे पास फिर से भेज दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओके करना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रोविज़न है किससे आया था? 44th अमेंडमेंट से, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से रिकंसिडर करवाने वाला जो प्रोविज़न था किससे आया? 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन। कौन सा आर्टिकल जो है एडिशनल और एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए अलाउ करता है? कौन सा हो जाएगा? ट्राई कीजिए, बी बोले। देखिए 22 में क्या बोला है ना, नहीं शुरू करते हैं। 22 में क्या बोला? इस जज के हाई कोर्ट के जज को वहां ले जाओ, ठीक है, मतलब ट्रांसफर एटसेट्रा ऑफ जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, 222, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ वन हाई कोर्ट जज टू अनदर हाई कोर्ट जज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एडिशनल एक्टिंग जजेस का हो जाएगा 2 to 4, ठीक है, 2 to 4। थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा ना, जस्ट पीवाईक्यू में ही किए हम लोग, 2 to 4। चलिए, ये कल किए थे हम लोग, दिमाग लगेगा। क्या बोल रहा है कि स्टेट को बाहर के एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने का जिम्मा किसका होता है? सेंटर का। ये कौन सा आर्टिकल बोला है? 355 बोला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी तक 3 बार पूछ चुका है। 355 355, ठीक है, सही बोल रहे हैं, 355। हम लोग 1 to 9 जब पढ़े सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ रिकॉर्ड, तो बोले ना कि 215 भी क्या है? हाई कोर्ट के लिए बोल रहा है, हाई कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। परेशान कर दिया एडॉक जज ये सब पूछ पाछ के, ठीक है। हाँ, ये तो हर एक चलिए इसको एलिमेंट करके बनाइए, तो कम से कम एक एलिमेंट कीजिए। किसको? क्यों? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका आंसर 1 to 7, ठीक है। चलिए 1 to 7, 1 to 7। चलिए, कैग आर्टिकल क्या इसका? ठीक है, 148। क्या बोल रहा है कि कैग को निकालने का जो तरीका है किसके जैसा है? इनमें से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा ना कि इस पर्सन को, इस पोस्ट को निकालने का तरीका किसके जैसा है, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब सेफ रहेगा वो, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना तो उसका आंसर जनरली क्या होगा? अगर इस टाइप से बोला होगा तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए, प्राइवी पर्स को हटाया गया, ठीक है, राजभत्ता को हटाया गया किस अमेंडमेंट से? हम लोग 25 क्या देखें? कर्टेलमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू, हाँ। 42 किससे रिलेटेड है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44 अभी जस्ट देखें, इसका आंसर 26 हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट पर्स ये होता क्या है? प्रिंसली स्टेट्स लोग का ना पैसा दिया जाता था, ठीक है, राज भत्ता। ये कब बंद कर दिया गया? 26 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 26 अमेंडमेंट एक्ट से बंद कर दिया गया। आगे बढ़े। चलिए इसको तो बताइए, तो आसान है, ठीक है, कम से कम एलिमेंट कीजिए। हम लोग अमेंडमेंट जस्ट अभी बताए, क्या था आर्टिकल 368, ठीक है। तो पहला तो हम लोग क्या कर देंगे? इनकरेक्ट। फिर इंटर स्टेट काउंसिल कुछ दिन पहले करवाए हैं, 263, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। अभी 365 जस्ट कुछ देर पहले बोले। देखिए अगर यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये अलग चीज है। देखिए प्रेसिडेंट का रूल 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। लेकिन किस कारण से लगता है 365 बोला है ना, तो इससे क्या हो जाएगा आंसर? 365। चलिए, ये ड्यूटीज ना आर्टिकल 78 में होता है, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 78 में होता है, 74 में नहीं होता। चलिए देखिए फिर से हाई कोर्ट से सवाल क्या बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल के अनुसार कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 231, ठीक है, 2 या 3 स्टेट्स के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? 331।
सॉरी 231, थैंक यू 231। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, जस्ट पढ़े हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, नॉट करेक्टली मैच्ड जस्ट 2 बार पढ़े हम लोग अभी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ना 155 में, रिमूवल तो नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ना। तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं ना। चलिए आजादी के पहले सबसे लंबा स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सर्व किया, इसका आंसर ए है, ठीक है। एफआरओ में पहला बार में गलत आंसर दिया गया था, फिर करेक्ट करके क्या कर दिया गया है, फ्रेडरिक वाइट को, ठीक है, फ्रेडरिक वाइट को करेक्ट कर दिया गया है। आज़ादी के पहले सबसे लंबे समय तक कौन स्पीकर या प्रेसिडेंट रहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट। इस पे से कुछ कुछ आर्टिकल्स जस्ट पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, कौन सा रिलेटेड है एसेंट टू बिल्स, एसेंट समझते हैं। चलिए 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 250 में क्या देखें हम लोग, अगर नेशनल इमरजेंसी है, इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट एम्पावर्ड है किस चीज़ के लिए, स्टेट में लॉ बनाने के लिए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 150 क्या है, 148 में क्या था, कैग। 150 में क्या था, फॉर्म्स देता था ना कि अकाउंट स्टेट और यूनियन के होना चाहिए, तो ये हो गया कैग वाला। अब 200 क्या हो गया, एसेंट वाला। याद रखिएगा एसेंट से 3 आर्टिकल होता है, एक होता है आर्टिकल 111, एक होता है आर्टिकल 200, एक होता है आर्टिकल 201, ठीक है। 111 प्रेसिडेंट का एसेंट, 200 किसका, गवर्नर का, एंड 201 किसका, प्रेसिडेंट को नहीं भेजते, गवर्नर, ठीक है। तो 200 हो गया, 201 हो गया, और 111 तीनों किससे रिलेटेड है, एसेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नहीं देखो, पहले 111 हो गया प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट के लॉ को एसेंट देने का पावर। हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेसिडेंट के पास कितना ऑप्शन होता है, 3 होता है, एसेंट दो, नहीं दो, रिकंसिडर करवाओ। चौथा एक क्या होता है, पॉकेट वीटो, जिसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। 3 एसेंट होता है ना, 1 2 3, उसे आर्टिकल 111 याद रखेंगे। गवर्नर के पास सेम पावर होता है आर्टिकल 200 के अनुसार, और गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है, क्या होता है कि किसी बिल को चाहे तो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, वो 201 होता है। तो 111, 201 एंड 200, ऑल दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू एसेंट ऑफ द, मतलब एसेंट ऑफ बिल्स। चलिए इसको भी कीजिए, तो ये सब देख के टफ लगता है, कुछ टफ नहीं होता है ना। क्या था ये, इम्पीचमेंट रिमूवल, है ना, तो आसान था कि नहीं था। चलिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, 3 से 4 बार इम्पीचमेंट वाला यूज हो गया, ठीक है ना। ये तो बहुत बार बताया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू पार्लियामेंट का बात करता है, 102 हो जाएगा, ठीक है, 102। इस पे से एलिमिनेट कुछ कर सकते हैं। 108 क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग, सही बोल रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है। 102 ये हो गया ज्वाइंट सीटिंग। बोले थे ना ज्वाइंट सीटिंग को कैसे याद करना, तो ज्वाइंट सीटिंग, माला में 108 मोती होता है ना, सब ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट सीटिंग। चलिए 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट से। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या था, इसमें किसी भी चीज को इसमें डाल देंगे तो क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, जुड़वा बहन सीता गीता, है ना, किसको कहा जाता है, एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनको क्या कहा जाता है,
ट्विन सिस्टर, कहीं लिख लीजिए, ट्विन सिस्टर्स, एस्टिमेट कमिटीज एंड पब्लिक अकाउंट कमिटीज। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी 19 को डेट फाइनल हो गया है ना, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हम लोग पढ़े थे ना, क्या था टोटल, कितना अमेंडमेंट हुआ अभी तक? ओरिजिनली कितना था? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 14 था, बाद में 8 ऐड हुआ, ठीक है, लास्ट में क्या ऐड हुआ? बोर्ड मैथ्स बताए थे ना। चलिए, तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट से संथाली को इंक्लूड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां पे बोला जाएगा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस मनी बिल, मनी बिल को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? सिंपल सा बताइए, 110 है ना। अगर बोले जाए कि स्पेशल प्रोसीड्योर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, वो कहाँ पे है? 109 में, कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जा सकता है, वो 109 बोलता है। लेकिन मनी बिल का डेफिनेशन क्या है, वो कौन बोलता है? 110। 112 क्या हो जाएगा? बजट, और 111 जस्ट पढ़े, एसेंट वाला पढ़े ना। चलो ठीक है, खत्म हो गया, हिस्ट्री शुरू हुआ, ठीक है, एक बचा हुआ, कर ले क्या अभी, फिर शुरू करते हैं कि आगे क्वेश्चन बनाते हैं। पॉलिटी एंड पवेड में क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन लगेगा पॉलिटी का है, लेकिन वो पवेड में आ सकता है। जैसे कैग का बात करें, किस में आ सकता है? दोनों में आ सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन किस में आ सकता है? पवेड में भी आ सकता है, पॉलिटी में भी आ सकता है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट का टॉपिक वहाँ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो पवेड का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे गुड गवर्नेंस को पवेड में ला सकते हैं, ठीक है। नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, बोल रहा है कि गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो होगा ही, ट्रांसपेरेंसी तो होगा ही, रूल ऑफ लॉ तो होगा ही, रेड टेपिज्म नहीं होगा। ये किसका फीचर है? ब्यूरोक्रेसी का। क्या ये अच्छा चीज है? नहीं। अब बोल रहा है ना, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स, क्लास में करवाए हैं, हर्बर्ट साइमन, ठीक है, हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन। आप लोगों को पीडीएफ मिल गया ना, जिसमें सारा है ना, तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस पे क्या बोल रहा है? राज्य हर जगह, ठीक है, स्टेट इज एवरीवेयर एंड इट लीव्स हार्डली अ गैप। ये किस टाइप ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहा है? देख के लगेगा ना कि स्टेट इज एवरीवेयर बोल रहा, मतलब क्या नजर रखने का बात कर रहा है। तो माइंड में आ सकता है क्या पुलिस और कम्युनिस्ट का बात कर रहा होगा, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है? ये वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। सेकंड एआरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, ठीक है। टोटल कितना चैप्टर उसमें? 15 चैप्टर है, ठीक है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में टोटल 15 चैप्टर है। तो क्वेश्चन अक्सर आता है क्या कि 13वां चैप्टर में क्या है, 12वां चैप्टर में क्या है, तो प्लीज उसको कर लीजिएगा जो नहीं किए। हम तो क्लास में करवा दिए हैं ना, चलिए याद भी करवा दिए हैं। क्या बोल रहा है कि बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन किन चैप्टर्स में है? इसका 5 टाइप का बैरियर्स बताया था ना, है ना, इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ना, क्या सुशासन की बाधाओं की पहचान किस चैप्टर में किया गया है? तो किस में किया गया है? इस पे किया गया है। अगर मान लीजिए इस टाइप से छोड़ देता, क्या बोलता, चैप्टर का नंबर बोल देता, तब क्या करते? ये किस चैप्टर में है? ये किस चैप्टर में है? ये किस चैप्टर में है? और ये किस में है? ठीक है, गूगल कीजिएगा चैप्टर्स ऑफ
सेकंड ARC आपको 1 से लेके 15 तक मिल जाएगा, उसको माइंड में रख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड ARC के चेयरमैन कौन थे? सही बोल रहे हैं, वीरप्पा मोइली, ठीक है। पहले क्या? मोइली देसाई। याद कर लीजिए इसको। एथिक्स इन गवर्नेंस चौथा चैप्टर, ये हो गया 12 चैप्टर, ये हो गया 11 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, और ये हो गया 6। तो 6 खत्म, अब पहुंचते 7th एंड 10th। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इस बुक को कौन लिखे हैं? अतुल कोहली, ठीक है, अतुल कोहली, ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। कौन लिखे हैं? अतुल कोहली। इसका आप तैयारी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट कौन ऑथर है टाइप से। चलिए, ठीक है, ज्यादा मिस नहीं हुआ, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से कौन क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। ये होगा कि नहीं होगा? ये एंड ये होगा कि नहीं होगा? ये एंड ये होगा कि नहीं होगा? तो ये आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के ये मत सोचिएगा जा ये क्या आ गया, है ना। अब जैसे ट्राई वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें जानना पड़ेगा। बोल रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ दिया हुआ है, बताइए कौन कौन सा सही है। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ ट्राई इज इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली होने से 4 को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज भी पता रहता हम लोग को, तो ये दोनों काट दिए, बच गया ये एंड ये। सही बात है, ये पहली बार 1997 में बना था, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? यह एक वैधानिक संस्था है, मतलब एक्ट से आया था, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब 3 तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ना। क्या लिखा हुआ है? टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम सर्विसेज का बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 एंड 3। 4 गलत है। क्यों? क्योंकि मुंबई में नहीं, कहां पे है? न्यू दिल्ली में। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। किनके बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। कब शुरू हुआ था पहली बार? 2014। लिख लिए। चलिए, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर किनके बर्थ के उपलक्ष्य पे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पहली बार कब किया गया था? 2014 में। 2014 में। 2014 में। ठीक है, छोड़िए, इसको हटाइए, इसी में हो जाएगा। कैग के बारे पूछ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 148 कैग के बारे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कौन सा? नॉट ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है आर सब्जेक्ट टू वोट ऑन पार्लियामेंट। क्या पढ़े थे? चार्ज ऑन द CFI होता है, तो डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो गया। पूछा क्या है? नॉट ट्रू। ये क्या बोल रहा है? ही इज,
ये हो जाएगा नॉट ट्रू ना, ये हो गया नॉट ट्रू, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रू। क्या होता है, एक बार निकल जाते हैं तो फिर सरकार के अंदर काम नहीं कर सकते, तो ये ट्रू हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि इनको कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, यही दो ग्राउंड है इनको निकालने का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। कौन गलत था, ओनली वन हो गया, है ना। अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े चैप्टर 4 क्या था, यही ना पूछा है। देख रहे पीआईक्यू का इंपॉर्टेंस, कुछ देर पहले ही पढ़े, कुछ सवाल आ गया। क्या देख रहे हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस का जो चैप्टर है किस पे है, 4 चैप्टर पे। सेकंड में क्या था बताइए, लिखिए अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ का जस्ट देख लिया। सेवेंथ में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और नाइन्थ में क्या है, सोशल कैपिटल, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था, ये था सोशल कैपिटल। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है। सोशल कैपिटल, इसमें 15 चैप्टर्स है, ठीक है। 15 का 15 आपको टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। पहली बार लोकायुक्त कौन एस्टेब्लिश किया था, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किस ईयर में लागू किया गया था, बोलिए। यहां देखिए ऑप्शन, नहीं, देखिए पहली बार यूके में 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में 1991 में। इंडिया में पहली बार कब हुआ, ठीक है। अगर सवाल करेगा कि किस कंट्री में शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। पहली बार इंटरनेशनल लेवल में कब शुरू हुआ, 1991 में। और इंडिया में कब शुरू हुआ, 1997। तीनों लिख लीजिएगा, 1991, यूके एंड 1997, ठीक है। अगला क्या है, यहीं तक है, ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। किसके रिकमेंडेशन से 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बना था, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एआरसी, ठीक है। लिख लीजिए फर्स्ट एआरसी। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है इंडिया में, है ना, फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये रिकमेंड किए थे क्या बनाने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन 1970, ठीक है। तो अब बाकी जो एनएचआरसी एंड एसएचआरसी है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ी था, जो क्वेश्चन बनाया था वो लोग, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, 1993 का जो अमेंडमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें अमेंडमेंट हुआ ना एक्ट में, तो कुछ कुछ प्रोविज़न चेंज हुआ, तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन ऑब्सोल्यूट हो गया है। तो इसके साथ हमारा जो पीवाईक्यू है पॉलिटी का वो ख़त्म होता है। हम लोग क्या क्या किए, फर्स्ट जेपीएससी से लेके 13th जेपीएससी तक कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग सीडीपीओ कर लिए, इसके साथ एसीएफ कर लिए, एफआरओ कर लिए, फिर बैकलॉग भी कर लिए, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन भले ही डिट्टो रिपीट ना करें, लेकिन अगर आप पीआईक्यू कर लेते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। कितना क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से 4 आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायती राज से, 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पूछता है कमेटी वाला, एक क्वेश्चन पूछता है 243 आर्टिकल वाला। और आसान देना है तो क्या पूछ देगा, आसान देना किस पार्ट में है ना, तो किस पार्ट में था, 9 में था। पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज किस में था, 9A में, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक स्टेटस कब मिला, 97th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, जाकर रिवाइज कीजिएगा। और आज के बाद से जितना भी एमसीक्यू कीजिएगा हमेशा देखिएगा कि उसका बाकी ऑप्शन गलत क्यों है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर हमसे पूछेंगे कि कौन सा पार्ट अगला जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो टफ में से, तो हाई कोर्ट का देख लीजिएगा, जजेस वाला, सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिएगा, फिर एक देखिए आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 256, फिर आप आर्टिकल 150, फिर आपका आर्टिकल 169 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछना रहे तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन अगर पुराना पैटर्न पूछेगा तो आपसे पूछेगा अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट पूछेगा, एक कमिटी पूछेगा। वो कमिटी कौन सा रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट में कुछ कुछ जानना होता है, सरकरिया कमीशन, पुंछी कमीशन, है ना। शाह कमीशन किससे रिलेटेड था? इमरजेंसी, है ना। चलिए क्लास खत्म करते हैं, रिवाइज करते रहिएगा। कुछ दिन में आपका दूसरा सब्जेक्ट का भी शुरू होगा, ठीक है, मिस मत कीजिएगा।